बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 1 पाठ 5 और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ का सार पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। नर्मदा ठाकुर के नाम से YouTube चैनल है, उसको बेटा सब्सक्राइब करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 13 जनवरी 1911, जन्मभूमि देहरादून, मृत्यु 12 मई 1993, मृत्यु स्थान अहमदाबाद। अभिभावक बाबू तारिफ सिंह और श्रीमती प्रभुदेवी, पत्नी श्रीमती धर्मदेवी। मुख्य रचना इनकी कुछ कविताएं 1956, कुछ और जो कविताएं हैं 1961। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं 1972, उदिता, अभिव्यक्त का संघर्ष 1980, इतने पास अपने 1980, चुका भी हूँ नहीं मैं 1981, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1981। शमशेर की गज़लें हिंदी तथा उर्दू और भाषा है इनकी और शिक्षा इनकी BA तक पढ़े लिखे हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है, चाहे पैसों से संबंधित हो, पत्नी का वियोग हो, अपने जीवन में अनेक समस्याओं को इन्होंने सहा है बच्चों। तो चले अभी सार किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पाठ या कहानी आप बीती किसी तरह आखिरकार में हिंदी में आया लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने हिंदी लेखन विद्या में अब आने की घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी कुछ बातों से नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना है। वे अपनी ख्वाहिश के अनुकूल पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक परीक्षा में पास हो गए थे तथा उनके पेंटिंग के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए बिना फीस का ही उन्हें प्रवेश दे दिया गया। लेखक रोलबाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए से लेकर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे। लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते ड्राइंग के साथ साथ कविताएं भी लिखा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का कभी गुमान नहीं था कि उनकी कविताएं कभी प्रकाशित भी होंगी। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद स्वरूप कुछ पैसे भेज देते थे या कभी कभार लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ पैसे अर्जित कर लेते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे जिनकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच होगी तथा वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो बच्चों इनको बिल्कुल भी अभिमान नहीं था कि उनकी कविताएं कभी प्रकाशित होंगी, है ना। वो कविताएं भी लिखते थे और साथ ही साथ ड्राइंग भी करते थे। बहुत मेहनती थे लेखक शमशेर बहादुर। लेखक अंदर से दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत टीबी बीमारी के कारण हो चुका था। बीमारी में बड़ी की मात्रा लगानी है। अब वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। स्केच करना और कविता लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की क्लास जब समाप्त हो चुकी थी और वे वहां से निकल चुके थे तब श्री बच्चन स्टूडियो में आए थे। उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखकर छोड़ दिया था। लेखक के अनुसार उनकी एक बुरी आदत थी पत्रों का जवाब न देना। तत्पश्चात लेखक के मन में अतुकांत मुक्त छंद रूपी कविता उभरी और वे उस कविता को लिख लेने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को प्रेषित करने के उद्देश्य से रख लिए थे। बस रख लिया था उसको, है ना, भेजा नहीं था बच्चों। अतुकांत मतलब जिनमें तुक ना हो, जैसे रेल, जेल, शान, आनवान, शान, इस तरह के शब्द ना हो। बाद में लेखक अपने ससुराल देहरादून आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखी।
एक दिन लेखक ने अपनी अतुकांत मुखचंद वाली कविता श्री बच्चन जी को प्रेषित कर दी। सन 1937 में श्री बच्चन गर्मी की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। संयोग से श्री बच्चन ब्रजमोहन गुप्त के साथ डिस्पेंसरी में आकर लेखक से मिले और एक दिन के लिए मेहमान भी रहे थे। उस छोटी सी पर सटीक मुलाकात ने लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यवहारिक रिश्ता जोड़ने में सफलता प्राप्त की या सफल हुए। श्री बच्चन ने लेखक से कहा था, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तत्पश्चात श्री बच्चन के कहने पर लेखक इलाहाबाद चले आते हैं। इस प्रकार बच्चन अर्थात हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, उन्होंने लेखक की सहायता की। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बहुत मदद और प्यार मिला। बच्चन के पिताजी ने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से दिया था। लेखक का रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रहा, फलस्वरूप वे सरकारी नौकरी से दूर रहे। लेखक के अनुसार श्री पंत जी की सहायता और कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस में कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई। वहां पर लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था। तत्पश्चात लेखक ने यह ठान लिया था कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखना है। वैसे लेखक के घर का वातावरण उर्दू का था और उन्होंने बीए में भी एक विषय उर्दू ही रखा था। लेखक अपने बचपन के युग को धन्यवाद हैं कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार उनके चारों तरफ खड़ी न हो सकी। बच्चों कई बार मात्रा इधर उधर लग जाती है तो वो ध्यान रखना है। धन्यवादी हैं। आखिरकार श्री बच्चन के लाख कोशिशों के बाद भी लेखक एमए फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं दी थी उन्होंने। लेखक अपनी तरह की जो कविता रच रहे थे वहाँ प्रयास निरर्थक नहीं रह गया था। र लिखना रह गया बच्चों यहाँ, निरर्थक। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया था। लेखक ने कुछ निबंध भी लिखे थे। लेखक के अनुसार उनका हिंदी साहित्य प्रांगण में फलने फूलने के पीछे श्री बच्चन जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेखक कहते हैं कि बच्चन का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ा है। बहुतों की तरह वे भी मेरे नज़दीक हैं। आगे लेखक कहते हैं कि बच्चन जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। अतः लेखक कहते हैं कि मैं श्री बच्चन को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, परंतु यह साधारण और सहज प्रायः दुष्प्राप्य भी हैं, जो प्राप्त नहीं होते। लेखक के अनुसार बस यही बात सच है। तो प्यारे बच्चों, आपने किताब से पूरा पाठ भली भांति पढ़ना है। उसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर करेंगे और अपने ही शब्दों में आपने वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छे से पहले पाठ को पढ़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।